हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th के चैप्टर पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में अलग अलग बनाया है। तो आज हम पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, चाय, दूध, तेल, घी, धुआं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें किसी न किसी या कई पदार्थों के मिलने से बनती हैं। ये पदार्थ क्या हैं? पदार्थ, जिसे द्रव्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं, वह हर चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, किताब, दूध, धुआं, ये सारी चीज़ पदार्थ। तो आइए इन उदाहरणों की मदद से हम इनको और बेहतर तरीके से समझते हैं। किताब, जैसे मेज़ पर किताब रखी हुई है, तो देखिए जितनी जगह पर किताब रखी हुई है उतना उसने स्थान घेरा हुआ है। किताब में कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर होता है और इनको देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये किताब है या क्या है। इसी तरह हम पानी का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक ग्लास में आधा ग्लास जितना पानी लिया है। इस पानी ने आधे ग्लास का जगह घेरी हुई है। इससे ये सिद्ध होता है कि द्रव स्थान घेरते हैं, क्योंकि पानी एक द्रव है। ये मैंने एक खाली ग्लास लिया है। अगर हम इसको उठाते हैं तो ये हल्का है, जबकि जो पानी भरा हुआ ग्लास है ये इसकी तुलना में ये भारी है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि द्रव में भार होता है। गिलास को देखकर हम बता सकते हैं ना कि इसमें पानी है, चाय है या दूध है, जो कुछ भी होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता कर सकते हैं कि यह क्या है। अब तीसरी बात आती है गैस की। धुआं भी गैस का एक प्रकार है, जो पदार्थ की एक अवस्था है। अब आप कहेंगे, क्या गैस भी स्थान घेरती है? तो हाँ, घेरती है। तो आइए गुब्बारे की मदद से इस प्रयोग के द्वारा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार गैस स्थान घेरती है। ये मैंने खाली बलून लिया हुआ है और अब इसमें फूंक मार के हम हवा भर रहे हैं। हवा भर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बलून बड़ा होता जा रहा है और हम इसमें जितनी ज़्यादा हवा भरते हैं बलून उतना बड़ा होता है। ये सिद्ध होता है कि जो हवा है वो स्थान घेरती है। हवा भी एक पदार्थ है और वह स्थान घेरती है। अब किताब में भार होता है, मैं बता चुकी हूँ। पानी में भार होता है, मैं बता चुकी हूँ। लेकिन गैस में भी भार होता है। तो आप कहोगे, नहीं, हमें तो नहीं महसूस होता। धुआं अगर होता है तो क्या उसमें भार होता है? होता है। वो कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं इस छोटे से प्रयोग के साथ, जिसमें मैंने 2 सेम साइज के बलून लिए हैं। जिसमें एक साइड मैंने बिना फूला हुआ, पिचका हुआ बलून लिया हुआ है, जबकि दूसरे साइड मैंने हवा भरा हुआ बलून बांधा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस साइड हवा भरा हुआ बलून है, तराजू उस ओर झुक रहा है, यानी इस तरफ का वजन ज़्यादा है, इस तरफ की चीज़ भारी है। जबकि दोनों बलून सेम साइज के हैं, पर इसमें क्या ज़्यादा है? हवा। हवा यानी गैस। इस प्रयोग के द्वारा ये बात सिद्ध हो रही है कि गैसों में भार होता है, इसीलिए ये तराजू इस ओर झुक रहा है। और इसको हम महसूस तो कर ही सकते हैं। कभी जब धुआं होता है तो हमको घुटन होने लगती है, हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं, नाक और मुंह को, और कोशिश करते हैं उसमें हम सांस ना लें। यानी हम अपनी इंद्रियों द्वारा इन्हें महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है परमाणु क्या है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हमने अभी आपको बताया, सारी की सारी किसी न किसी या कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो जो पदार्थ है वो कैसे बना? पदार्थ भी बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, उसमें जो सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे कण हैं, वो इतने छोटे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख भी नहीं पाते, और इन्हें हम परमाणु कहते हैं।
परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि वो अपने ही जैसे किसी परमाणु से या किसी दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से जुड़ जाता है और इसके इस जुड़ने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप वे अणु का निर्माण करते हैं। अब ये आपस में मिलके दो परमाणुओं के मिलने से अणु बन रहा है, तो जो परमाणुओं के मिलने से अणु बन रहा है वो परमाणु किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं ना, उसी तरह ये भी एक बंध बनाते हैं। तो ये बंध परमाणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल के फलस्वरूप बनते हैं। अणु किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर या संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु O और ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु O, जब वो दो O आपस में जुड़ जाते हैं, दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ गए तो उन्होंने क्या बनाया, O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन का एक अणु। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पदार्थ तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। बच्चों, द्रव्य और द्रव दो बातें आई हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम द्रव्य लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पदार्थ, लेकिन जब हम द्रव लिखते हैं तो इसका मतलब होता है तरल वस्तुएं, बहने वाली वस्तुएं, जैसे पानी, चाय, दूध, ये सब द्रव हैं। जबकि द्रव्य में ठोस, द्रव और गैसेस, ये तीनों चीज़ें द्रव्य में यानी पदार्थ में आती हैं। तो पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का कारण क्या है? क्यों पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ द्रव और कुछ पदार्थ गैस, ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, उनके बीच की दूरी कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। हम ठोस के अणु हैं। ठोसों में हम दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसे अंतराण्विक दूरी कहते हैं, और हमारे बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिससे हम एक दूसरे को जोर से जकड़े रहते हैं। और इसी कारण ठोसों में हम अणु बहुत पास पास होते हैं और आपस में मिलकर ठोसों को एक आकृति देते हैं। हम द्रव के अणु हैं। हमारे बीच की दूरी ठोसों की तुलना में ज्यादा होती है और आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है, इसलिए हमारी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और हम एक दूसरे को जकड़ के भी नहीं रख पाते। हम गैस के अणु हैं। हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है और हमारे बीच का आकर्षण बल लगभग नगण्य यानी नहीं के बराबर होता है। हम एक दूसरे को बांधकर बिल्कुल भी नहीं रख पाते और आजाद होते हैं हम कहीं भी घूमने के लिए, इसीलिए हमारी कोई आकृति नहीं होती। ठोस पदार्थ में अणु एकदम आपस में बंधे रहते हैं और इनकी एक निश्चित आकृति होती है। साथ ही साथ ठोसों का एक निश्चित आयतन भी होता है। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मैंने एक ईंट ली, तो आप ईंट की, जैसे ही मैंने ईंट का नाम लिया, आपके मन में एक आकृति आ गई। क्यों? क्योंकि ठोसों की एक आकृति होती है, जिसकी एक रूप होगा, उसी का तो हम याद करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। अब आयतन कैसे? आप सभी जानते हैं आयतन कैसे निकालते हैं हम? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस का आकृति और आयतन निश्चित है। या एक और उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ। एक मैं छोटी सी बॉल लेती हूँ, आप देखकर ही समझ रहे हैं कि ये बॉल है, यानी बॉल की एक निश्चित आकृति है।
अब इस बॉल को अगर मैं एक कटोरे में रख देती हूँ तो क्या बॉल का आयतन बदला? नहीं, जो इसका आयतन था वो आयतन उसका उतना ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया, उसने कोई और ज़्यादा जगह नहीं घेरी, उसकी जगह उतनी ही है, वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे जितनी जगह कोई वस्तु घेरती है वही उसका आयतन है। तो बॉल का आयतन तो नहीं बदला ना, बॉल ने उतनी ही जगह घेर रखी, यानी बॉल का निश्चित आयतन है। लेकिन द्रवों में क्या होता है, द्रव में यानी पानी में आप देखते हो इसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं है। हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसका रूप ले लेता है। जैसे यहाँ मैंने देखिए कटोरी में पानी लिया हुआ है तो ये कटोरी के जैसा है, यहाँ हमने ग्लास में लिया हुआ है तो इस ग्लास का रूप ले रखा है, यहाँ हमने जग में पानी ले रखा है तो ये जग का रूप ले रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रवों की अपनी कोई आकृति नहीं होती, परंतु आयतन निश्चित होता है। कैसे? यानी जितना, मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया, ये मैं एक गिलास पानी है जैसे हमने लिया, अब एक गिलास पानी को हम एक जग में पलटते हैं तो क्या ये पूरा जग भर लेगा? नहीं, जितना पानी है, मान लीजिए ये 100 ml है तो ये 100 ml पानी ही, 100 मिलीलीटर पानी ही रहेगा जग में भी, यानी इसका निश्चित आयतन है, आयतन नहीं बदल रहा है, सिर्फ उसने जग का रूप ले लिया है, पानी ने शक्ल तो ले ली है जग की, लेकिन उसका आयतन नहीं बदला है। अब बात आती है गैस की। गैस की ना ही कोई आकृति है और ना ही कोई आयतन। आइए देखते हैं। गैस, धुआं, क्या धुएं की कोई शक्ल होती है, कोई आकृति होती है? नहीं। छोटा सा कांच का बर्तन लेते हैं और उसमें हम एक धूप बत्ती जला देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। दूसरी ओर एक हम बड़ा सा कांच का जार लेते हैं और उसमें वही उसी तरह की धूप बत्ती रख के उसको बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि धुएं ने उस छोटी शीशी की शक्ल ले ली है, आकृति ले ली है, और दूसरे केस में उसने बड़े वाले कांच के जार की आकृति ले ली है। तो इस आधार पर ये तो सिद्ध हो गया कि गैस की अपनी कोई आकृति नहीं रहती, वो जिस बर्तन में रहता है उसकी आकृति ले लेता है। अब बात आती है आयतन की। गैस दोनों केस में बराबर बन रही है, धुआं दोनों केस में बराबर बन रहा है, लेकिन जब हमने उसको छोटे कांच के बर्तन में बंद किया तो उसको उतनी सी जगह मिली फैलने की, इसलिए उसने उसका आयतन ले लिया, और जब बड़े जार में बंद किया तो उसको ज़्यादा जगह मिल गई फैलने की, तो उसने बड़े वाले जार का आयतन ले लिया। यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं कि गैस की ना ही कोई निश्चित आकृति है और ना ही आयतन, वह जिस बर्तन में रखी जाती है उसका ही आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया पदार्थ क्या है, अणु और परमाणु क्या है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण, ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या गुण होते हैं, इन सब की मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।